हेलो एवरीवन, जितने भी ऑनलाइन है एक बार सपोर्ट कर दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? आ रहा है ना? इसमें चला है। ठीक है, चलो। ओके, टेस्टेड। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कल जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स ये सब पढ़ रहे थे, उसको और कंसोलिडेट कर लेंगे, और प्लस जो हमारे एनसीईआरटीज में जो क्वेश्चन है ना, उसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे कि क्या सा क्वेश्चन है। और अभी क्या है कि फिर मेरा क्लास जो है फिर नेक्स्ट वीक होगा, है ना। इस वीक मेरा क्लास शेड्यूल नहीं होगा, तो आप लोग इस बीच में चाहे तो जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन एनसीईआरटीज में दिए हुए हैं ना, उसको आप लिख करके रख सकते हो, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिले तो आप सबमिट कर देना, एक बार देख लेंगे कि आप लोग कितना समझे हो, कैसे लिख पा रहे हो आंसर, है ना। सभी लोग जो भी है, अगर आंसर लिखना चाहते हो तो लिख लेना। ठीक है, सो लगा। ठीक है, तो एक बेसिक हम लोग देख लेते हैं, और आप चाहो तो उसको नोट कर लेना, और भी तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे? कॉन्जेनिटल ड्रिफ्ट से। ठीक है, कॉन्जेनिटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी कौन सा आया? सी फ्लोर स्प्रेडिंग आया। सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसने परफॉर्म किया था? हैरी हेस ने, है ना। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेगा नाम, है ना। हैरी हेस। और ड्रिफ्ट तो आपको मालूम ही है, वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा था कि दो फोर्सेस की जो है बात की गई थी, है ना। पोलफिलिंग फोर्स और टाइडल फोर्स, लेकिन वो जो फोर्स है वो इनसफिशिएंट थे, इम्प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। बाद में सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है सो कई सारे ऐसे एविडेंसेस जो है कलेक्ट किए गए, और उससे मालूम चला कि जो हमारा सी फ्लोर जो है सो स्प्रेड कर रहा है ना। जो ऑसिडिक क्रस्ट है और उसका जो रॉक्स है, उसके एज को जब आइडेंटिफाई किया गया तो पाया गया कि जो मिड ओशनिक रीज है उसके पास में जो है यंगर रॉक्स है, और जैसे जैसे आप रिज से दूर होते जाते हो तो जो रॉक्स का एज है वो और पुराना होता जाता है ना। तो ये सभी एविडेंसेस हमने डिस्कस किया था। तो इन दोनों के बेसिस पे जो है, जो सबसे मॉडर्न थ्योरी जो आएगा, दैट इज बेसिकली योर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, है ना। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, मतलब पीटी थ्योरी लिख देते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, किसी एक व्यक्ति का इंडिविजुअल थ्योरी नहीं है ना। इसमें मॉर्गन भी है ना, मैकेंजी है ना, पार्कर है। तो तीन लोगों का जो नाम बेसिकली एनसीईआरटी में है तो दिया गया है ना, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन। ठीक है, मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन। ठीक है, मोस्टली मॉर्गन का जो है नाम जो है ना, आपसे एग्जाम में कई बार मॉर्गन का नाम जो है सो ऑप्शन में दिया रहता है। लेकिन अगर ये तीनों भी रहे तो तीनों करेक्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि ये तीनों जो है इंडिविजुअली जो है और कलेक्टिवली भी थ्योरीज को डेवलप किए, तो तीनों एसोसिएटेड है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से। अब इसके प्रेमिसेस को देख लेते हैं। प्रेमिसेस को देख लेते हैं, व्हाट आर द प्रेमिसेस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। आवाज अच्छा नहीं आ रहा है, अब क्या करें इसका? सुरीला गाना पड़ेगा। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स जो है इसके प्रेमिसेस क्या होंगे? बाकी दिन तो आवाज अच्छा आ रहा था, आज कैसे जरूर हो गया? ठीक है, इसके प्रेमिसेस क्या है? व्हाट आर द प्रेमिसेस? प्रेमिसेस मतलब व्हाट आर द assumptions? तो सबसे पहला पॉइंट होगा, है ना, सबसे पहला पॉइंट होगा द अर्थ लिथोस्फीयर, है ना। आवाज क्लियर बिल्कुल नहीं आ रहा है क्या बाकी लोग को? अर्थ लिथोस्फीयर इज broken into various plates which are called as tectonic plates, है ना। पहला थ्योरी का क्या स्टेटमेंट है? अर्थ लिथोस्फीयर, अर्थ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, अर्थ लिथोस्फीयर, ये सभी आप नोट डाउन कर लो। ओवर सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अर्थ लिथोस्फीयर is broken into is broken
into various plates. As these plates are constantly in motion, therefore they are referred as tectonic plates. ठीक है? As these plates are constantly in motion, therefore these plates are referred as tectonic plates. Therefore these plates are referred as tectonic plates. These plates are referred as tectonic plates. ठीक है? यहाँ तक क्लियर है ना? उसके बाद the lithospheric plates or these tectonic plates, they move because they are like floating on the asthenosphere, है ना? Asthenosphere. These lithospheric plates are moving on the asthenosphere, under the influence of mental convective cells, under the influence of rising mental MENTL, है ना? ये MENTL नहीं है ना? MENTL, mental convective cells, ठीक है? which are basically a loop of rising and descending magma, है ना? ये सेल क्या है basically? which are a loop of rising and descending magma. Loop of rising and descending magma. ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, ठीक है ना? आवाज ठीक है सबको? As the plates move, है ना? There are three types of motions which are possible between these plates, है ना? As the plates move, three different types of plate margins are there. As the plates move, three different types of plate margins are possible. Plate margins, या फिर boundaries are possible. ठीक है? are possible. कौन से हैं तीन बताओ? कल बताए थे. Convergent, divergent और transform. ठीक है? तो convergent boundaries हो जाएगा. Convergent plate boundary. अब convergent plate boundary बेसिकली क्या है? तो जहां पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में अगर कन्वर्ज करें, मूव, इफ दे कम क्लोज, है ना, दैट विल बी कॉल्ड एज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री. इसके भी तीन टाइप्स होते हैं.
CC convergence also continent convergence। सपोज कि एक जो टेक्टोनिक प्लेट है वो भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दूसरा प्लेट है वो भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो वो जब दोनों कन्वर्ज करेगा तो उसको कैसा बाउंड्री बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, है ना। दूसरा हो सकता है कि ओशन एक प्लेट और दूसरा भी ओशनिक प्लेट, यानी कि ओशनिक कन्वर्जेंस। ठीक है, आप ये पूरा लिखना, सीसी ओ मत कर लेना, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। कन्वर्जेंस, और तीसरा कि एक है सो ओशनिक हो और दूसरा है सो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो, है ना, कन्वर्जेंस। ठीक है, जो लोग क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं सपोज, है ना, तो पहले वाली क्लास से जो भी लेक्चर्स है ना उसको आप रिकॉर्डेड ऑलरेडी आपको साइट पे मिल जाएगा, है ना, अभी देख लेना वो, है ना। वो कोर्स जो है सिर्फ ₹1 का परचेस कर लेना उसको, वहाँ पे सारा क्लास दिख जाएगा। तो ये हो गया कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का 3 टाइप हो जाएगा, है ना। दूसरा प्लेट बाउंड्री दैट इज योर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। So as the name suggests, when the two plates are moving away from each other, that plate boundary will be called as divergent plate boundary, है ना, ये हो गया। तीसरा है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ठीक है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट ये आगे लिखो, मेन पॉइंट में कि these plate boundaries are the zone of disturbance, समझ गए? These plate boundaries are the zone of disturbance, which means the earthquakes, volcanism, है ना, mountain building, seismicity, all these things will be happening on these plate margins, on these plate boundaries, समझ में आ गया? तो लिखो these plate boundaries are the zone of disturbance. These plate boundaries are the zones of disturbance. Which means the plate boundaries often witness events like seismicity, volcanism, mountain building, crustal deformation, है ना, formation of trenches, subduction zone, sea floor spreading, formation of mid-oceanic ridges, ये सभी कहाँ पे होते हैं? प्लेट मार्जिन्स पे, प्लेट बाउंड्रीज पे, ठीक है। समझ में आ गया इतना पॉइंट? अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कौन सा प्लेट बाउंड्री है, तो वहां पे कौन सा एसोसिएटेड लैंडफॉर्म्स जो है ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। तो अब वापस देख लो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यहाँ पे आपको क्या सभी चीज देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, एग्जाम में आपसे पीटी मेंस में या फिर इवन इंटरव्यू में, है ना, अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं और वहां पे मालूम चला कि आपका जो है ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो हो सकता है कि सीधा यही से सवाल पूछे, अच्छा व्हाट डू यू नो अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना, ब्रीफली एक्सप्लेन, या फिर सीधा पूछ सकते हैं कि डिस्कस द फीचर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, है ना। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे जो है आपको किस तरीके का फीचर्स जो है प्रेजेंट रहेंगे, है ना, फीचर्स अगर सपोज कि दो कॉन्टिनेंटल अगर प्लेट्स का कन्वर्जेंस हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे माउंटेन बिल्डिंग होगा, कोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ कोल्ड माउंटेन्स, है ना, कोल्ड माउंटेन्स, या फिर कई बार ओशनिक प्लेट्स और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसके भी मार्जिन्स पे फोल्डिंग होता है और वहां पे भी कोल्ड माउंटेन्स हो सकते हैं। So fold mountains are basically associated with the convergent plate boundaries and not the divergent plate boundaries, ये याद रखना। जहां भी कन्वर्जेंस होगा वहां पे टेंडेंसी होगा क्रस्ट जो है, क्रिस्टल जो है, प्लेट्स जो लिक्विड फ्री प्लेट्स है उसमें फोल्डिंग होगा। कल मैंने बताया था कैसे टेबल क्लॉथ को हम लोग अगर सडन ऐसे कंप्रेस कर दें तो उसके ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं ना, उसे हम वैसे ही
हमारा जो मार्जिन होंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के उसके ऊपर रिंकल्स आ जाएंगे, दोस रिंकल्स आर बेसिकली योर कोल्ड माउंटेन्स। ठीक है। दूसरा कि सपोज कि अगर एक ओसेनिक प्लेट है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस होगा तो डेंसिटी किसका ज्यादा है? ओसेनिक प्लेट का। तो when two contrasting plates converge like a continental plate and an oceanic plate, the oceanic plate being denser, it subsides beneath the continental plate, है ना? यानी कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे क्या सबडक्शन जोन पॉसिबल है कि नहीं? सबडक्शन जोन है। ठीक है। सबडक्शन जोन कहाँ पे होता है? when oceanic plate which is made up of basalt, you know, when oceanic plate which is made of basaltic rock, which is made of basaltic rock, when oceanic plate which is made of basaltic rock, it is denser than the continental plate which is made of granite. It is denser than the continental plate which is made of granite. Collides with, या फिर converges with the continental plate. The subduction of oceanic plate occurs beneath the continental plate. समझे? ठीक है, clear? The subduction of oceanic plate occurs beneath the continental plate. ठीक है, ये हो गया। अब देखो, as the oceanic plate subsides below the continental plate, its temperature rises, है ना? Therefore, the plate starts to melt. ठीक है, यानी कि oceanic plate melts in the subduction zone. ठीक है, oceanic plate will melt in the subduction zone. Oceanic plate will melt in the subduction zone. And there will be loss of oceanic crust. There will be loss of oceanic crust. ठीक है, तो मेल्ट हो जाएगा ओसेनिक क्रस्ट नीचे में जाकर के, और वहां का जो मेंटल का जो मैग्मा है उसके साथ मिल जाएगा। तो वहां पे क्या होगा? वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, और जब वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा तो प्रेशर राइज करेगा, तो वो ऊपर में वोल्केनोज क्रिएट करेगा। कल बताए थे, सारा पिक्चर याद आ रहा होगा कल की क्लास में। यानी कि वोल्केनिक आर्क्स विल बी फॉर्म above the subduction zone. ये भी लिख लो, वोल्केनिक आर्क्स। ठीक है, वोल्केनिक आर्क्स या फिर आइलैंड आर्क्स, है ना? इसको आइलैंड आर्क्स भी बोलते हैं। आइलैंड आर्क्स will form, ठीक है, will form। उसके बाद यहाँ पे जो कि सबडक्शन जोन है, तो डीप ट्रेंचेस विल फॉर्म, ठीक है, deep trenches
deep trenches will form, ठीक है, will form। इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो सिस्मिसिटी होगा कैसा होगा, डीप फोकस सिस्मिसिटी, ठीक है, डीप फोकस सिस्मिसिटी। डीप फोकस मतलब कि अर्थ के क्रस्ट से काफी नीचे जाकर के जो अर्थक्वेक होगा उसका फोकस होगा वहां पे, काफी डीप होगा। क्यों? क्योंकि ओसेनिक प्लेट जो है वो नीचे जाकर के सबकट हो रहा है, वहां जाके मेल्ट हो रहा है, तो उसके अंदर रप्चर भी होगा, तो एनर्जी रिलीज करेगा वहां पे, यानी कि डीप फोकस सिस्मिसिटी, ठीक है। एंड कहां पे, सबडक्शन जोन पे, सबडक्शन जोन। और सबडक्शन जोन अपने आप में कहां पे है, वो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स पे, ठीक है, ठीक है। इसको कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, डीप फोकस सिस्मिसिटी इन द सबडक्शन जोन, इट इज आल्सो रेफर्ड एज बेनी ऑफ जोन, ठीक है, ये टेक्निकल वर्ड है, याद रखना। एक ज्योग्राफर थे, बेनी ऑफ करके उनका नाम था, उन्होंने इस चीज को स्टडी किया कि जो ओशन फ्लोर्स है उसमें डीप फोकस अर्थक्वेक्स पाए जाते हैं, इस वजह से तो वहां पे सबडक्शन जोन है ना, इस वजह से उस जोन का नाम बेनी ऑफ जोन ही रख दिया गया, ठीक है, तो बेनी ऑफ जोन, ठीक है। तो अगर कभी एग्जाम में अगर कहीं पे किसी ज्योग्राफी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द बेनी ऑफ जोन, और ये लिखे कि बेनी ऑफ जोन्स आर द शैलो फोकस अर्थक्वेक्स, तो सही होगा गलत होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो डीप फोकस अर्थक्वेक्स है। डीप, शैलो मतलब कि हमारे लिथोस्फीयर का जो प्लेट, ऊपर का जो प्लेट है, अगर उसमें कहीं पे अर्थक्वेक्स आए उसको हम लोग शैलो फोकस अर्थक्वेक बोल रहे हैं, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पे एक डायग्राम बना लो अपने समझने के लिए, ताकि देखो, सपोज दिस इज योर सपोज कि दिस इज योर कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और ये ओशनिक प्लेट है, ओशनिक प्लेट है, ठीक है। यहाँ पे जोन ऑफ कन्वर्जेंस है, यानी कि एक कन्वेक्टिव सेल कुछ इस तरीके से ऑपरेट हो रहा होगा, इसको इधर मूव करा रहा होगा, दूसरा एक कन्वेक्टिव सेल यहाँ पे ऐसे ऑपरेट हो रहा होगा, जो कि इस प्लेट को इधर की तरफ जो है सो पुश कर रहा होगा। तो जब दोनों प्लेट्स आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, ये सबडक्शन क्रिएट होगा, सबडक्शन यानी कि नीचे की तरफ जो है सो सबसाइड करेगा कौन सा, ओशनिक प्लेट। व्हाई? बिकॉज इट इज मोर डेंसर, इट इज मेड अप ऑफ बसाल्ट, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा, ये जो प्लेट्स है यहाँ पे मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इन द सबडक्शन जोन। ये कौन सा जोन है, दिस इज योर सबडक्शन जोन, ठीक है, सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन, ठीक है। यहाँ पे जो खाई बनेगा है ना, इसको क्या बोलेंगे, ट्रेंच बोलेंगे, ट्रेंच, है ना, जैसे कि मेरिना ट्रेंच जो डीपेस्ट ट्रेंच है, अर्थ के पैसिफिक ओशन में है, मेरिना ट्रेंच इज द डीपेस्ट ट्रेंच, तो ट्रेंच यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब जब ये प्लेट्स मेल्ट होगा तो क्या यहाँ से मैग्मा जो है सो राइज करेगा कि नहीं ऊपर की तरफ, मेल्टिंग होने के बाद में। तो यहाँ पे इस रीजन में ऐसे सीरीज में कई सारे वोल्केनिक इरप्शंस हो जाएंगे सीरीज, क्योंकि ये प्लेट तो नीचे पूरा जा रहा है, तो क्या ये मैग्मा का प्रेशर राइज करके ऊपर में आकर के क्या वोल्केनिक एक्टिविटीज करेगा कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज वोल्केनिक आर्क। आर्क मतलब कि एक साथ कई सारा जो है कॉन्सेक्यूटिव, अगर कई सारे वोल्केनोस अगर एक ही लाइन में थोड़ा सा कर्व ऐसे आर्क बना के हो तो उसको हम लोग वोल्केनिक आर्क बोलते हैं, समझ में आ गया। या फिर इसी को आइलैंड आर्क भी बोलेंगे, है ना, आइलैंड आर्क। परफेक्ट एग्जांपल जापान का जो भी आइलैंड ग्रुप्स है ना, या फिर इवन इंडोनेशिया, फिलीपींस का जो रीजन, जो आइलैंड्स जो देखते हो पैसिफिक में है ना, दे ऑल आर आइलैंड आर्क्स, समझ गया। अगर इंडियन प्लेट्स की बात करो तो जो हमारा अंडमान निकोबार है वो भी वोल्केनिक आइलैंड है, यानी कि वोल्केनोस के ही
आइलैंड्स की वजह से उनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड्स कैसा है, कोरल आइलैंड्स है ना, वो वोल्केनिक ओरिजिन का नहीं है। तो जब हम कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कोरल आइलैंड्स जो है कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरा एक और वर्ड है, हालांकि जीएस में नहीं देखने को मिलता, ऑप्शनल में है, बट एक वर्ड याद रखो, एक्रिशनरी प्रिज्म्स, है ना, ये वर्ड याद रखो, एक्रिशनरी प्रिज्म्स। ठीक है, ये भी कहां पे होता है, तो जहां पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है ओसनिक प्लेट्स का और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का। व्हाट आर दीज एक्रिशनरी प्रिज्म्स? किसी को पता है तो बताओ, ऑनलाइन किसी को मालूम है तो बताओ। कंचन कुमारी, your optional is geography and you have appeared in interview also, so please tell what is the acrisonary prism? क्लास में मालूम है किसी को? नहीं, पहली बार नाम सुन रहे हो? अच्छा कोई बात नहीं, ज्योग्राफी पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, चलो बता देते हैं। एक्रिशनरी प्रिज्म्स आर बेसिकली, एक बात बताओ, क्या ये सब जो मूवमेंट हो रहा है, क्या ये सब एक दिन, 2 दिन या 1 साल का कुछ है क्या फिनोमेना? मिलियंस ऑफ ईयर्स होगा। तो जिस समय कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है कन्वर्ज कर रहा होगा, तो इसके ऊपर कई सारे ऐसे रिवर्स होंगे, है ना, कई सारे रिवर्स होंगे जो कि सेडिमेंट्स ये सभी को यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा होगा, है ना, इरोजन करने के बाद में। तो क्या इन ये जो रीजन है, क्या यहाँ पे ऐसे कई सारे सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होगा कि नहीं फ्रॉम द इरोजन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, या फिर ओशन फ्लोर्स के कई सारे सेडिमेंट्स वहां पे जमा हो सकते हैं। तो वो जो सेडिमेंट्स होगा, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दीज प्लेट्स, they are pressurized to form these blocks which are called as acrisonary prisms. तो वो बेसिकली रॉक बन जाएगा, काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगा, है ना। तो एक्रिशनरी प्रिज्म उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कई सारे वेज शेप्ड जो है, जो सेडिमेंट्स जो यहाँ से इरोजन के द्वारा जो वहां पे पहुंचेगा, वो सभी आपस में, है ना, ज्वाइंट हो जाता है, उसको हम लोग एक्रिशनरी प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछे कि एक्रिशनरी प्रिज्म जो है कहाँ पे कौन से प्लेट मार्जिन पे होगा, तो ये भी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे ही होगा। ठीक है, समझ आ गया। बाकी आपने देखा वोल्केनिक एक्टिविटीज हो गया है, सबडक्शन जोन है, यहाँ पे मेल्टिंग हो रहा है। तो अगर इसे हम लोग अर्थ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ओशंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है या फिर डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री? अगर ओशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, डिस्ट्रक्टिव है ना। तो जनरली जो है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, अगर ओशन और कॉन्टिनेंट प्लेट बाउंड्रीज है, इट इज जनरली रेफर्ड एज डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? तो ओशन के रिस्पेक्ट में। व्हाई? बिकॉज ओशनिक क्रस्ट का लॉस हो रहा है, यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट जो है सो मेल्ट हो रहा है, इस वजह से उसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री बोलेंगे। लेकिन अगर कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखो तो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज ये जो वोल्केनिक इरप्शंस होंगे, ये लावा जो है ऊपर में लेकर के आएगा, सॉलिडिफाई होगा, तो क्या यहाँ पे नए क्रस्ट ऐड हो रहे हैं कि नहीं? तो एग्जाम में इन जनरल जो है बात जो किया जाता है, वो ओशनिक क्रस्ट के रेफरेंस में पीटी में कई बार पूछता है कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है कि नहीं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टिनेंट्स, तो वो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, वहां पे लावा है, सो सॉलिडिफाई होगा, नए क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलो अगर ये दोनों कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स होते तो हो जाता, तो वहां पे ये वोल्केनिक आइलैंड आर्क्स, क्योंकि जब ये यहाँ पे कन्वर्जेंस होगा तो ओशनिक प्लेट जो है सो नीचे सबसाइड करेगा, है ना, और इसकी वजह से जो मेल्टिंग होगा और एक लाइन से जो है वोल्केनिक इरप्शंस हो जाएंगे। जैसे कि रिंग ऑफ फायर जो है पैसिफिक में, है ना, पैसिफिक ओशन का जो प्लेट है वो ओशनिक प्लेट है, उसके चारों तरफ देखो तो एक तरफ अमेरिकन प्लेट होगा, है ना, यूरेशियन प्लेट होगा, जहाँ पे जापान ये सब है। तो ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का जब कन्वर्जेंस होगा, तो वहां पे मोस्टली ये सभी फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। ब्लॉक माउंटेन्स नहीं, these are your volcanic arcs, volcanic mountains लिख सकते हो, volcanic mountains, है ना। ठीक है, चलो ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में बता देते हैं क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। ब्लॉक माउंटेन्स जो होता है बेसिकली वो भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज नहीं होता है, बट वहां पे फॉल्टिंग के जगह पे फॉल्टिंग होता है। फॉल्टिंग प्रोसेस इज रिस्पांसिबल
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, है ना। एक जनरल लिख लो अगर ब्लॉक माउंटेन्स करना अगर नहीं जानते हो तो। ब्लॉक माउंटेन्स बेसिकली, ब्लॉक माउंटेन्स, हाँ रिफ्ट वैली, है ना। ब्लॉक माउंटेन्स, these are formed in the region where continental crusts are being torn apart, समझ गया। जहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अगर टॉर्न अपार्ट हो रहा है, ड्रिफ्टिंग हो रहा है, तो ब्लॉक माउंटेन्स बनता है, ठीक है। फॉर्म ड्यू टू रिफ्टिंग, ड्यू टू रिफ्टिंग, ड्यू टू रिफ्टिंग। देखो कैसे होगा, सपोज कि एक जो है कॉन्टिनेंटल जो ब्लॉक है ना, आराम से है ना सो रहा होगा, है ना, देश दुनिया से बेखबर होकर के, ठीक है। तभी क्या हुआ कि नीचे से कुछ फोर्सेस, टेक्टोनिक फोर्सेस लगना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इसमें सपोज कि टेंशन क्रिएट हुआ, है ना, टेंशन क्रिएट हुआ, तो क्या होगा कि धीरे धीरे इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना, स्ट्रेस डेवलप होगा, और इसमें ट्रैक सपोज ऐसा जनरेट हो गया, है ना। यानी कि जो ब्लॉक था, अभी दो ब्लॉक आपस में टूट गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉल्टिंग बोलते हैं, है ना। ये फॉल्ट प्लेन हो जाएगा, फॉल्ट प्लेन हो जाएगा। सपोज कि यहाँ पे भी एक फॉल्टिंग हो जाए कुछ ऐसा, सपोज कि यहाँ पे भी फॉल्टिंग हो जाए, तो क्या ये ब्लॉक जो पहले एक ही सिंगल ब्लॉक था, अब ये तीन ब्लॉक आपको दिख रहे हैं कि नहीं, ए बी सी, है ना। अब सपोज कि किसी और एक्टिविटीज की वजह से, जो कि अर्थ के इंटीरियर से कई सारे फोर्सेस हैं, उससे कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो वर्टिकल फोर्सेस हो सकते हैं, तो सपोज कि ये जो ब्लॉक है ये ऊपर मूव कर जाए, और बी है सो नीचे मूव कर जाए, और सी है सो ऊपर मूव कर जाए, समझ गया। तो अब क्या होगा, अब एक नया प्रोफाइल आप देखो तो कुछ ऐसा दिख सकता है, सपोज कि ए है सो ऊपर में है, बी नीचे स्लाइड कर गया, और सी ऊपर में ऐसे है। क्या ये ऐसा कुछ हुआ कि नहीं, ड्यू टू रिफ्टिंग, ड्यू टू फॉल्टिंग, है ना। तो दीज विल बी कॉल्ड एज ब्लॉक माउंटेन्स, समझ गए। अगर आप यहाँ पे खड़े हो गए, है ना, अब ये ऐसा नहीं कि फॉल्टिंग जो है सो 10 मीटर या 50 मीटर का फॉल्टिंग हो रहा है, ये सभी किलोमीटर में होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखाई देगा, अगर सपोज यहाँ पे से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो ये आपको वर्टिकल एक स्टिप स्लोप का ब्लॉक माउंटेन्स दिख जाएगा, है ना। और ये बीच का जो ये जो जोन होगा, इसको क्या बोलते हैं, ये वैली है। वैली मतलब जो दो माउंटेन्स के बीच का जो एरिया है, उसको हम लोग वैलीज बोलते हैं। तो ये रिफ्ट वैली कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, ठीक है, रिफ्ट वैली। अगर आप ज्योग्राफी में टेक्निकल वर्ड्स की बात करो, तो इसको हम लोग हॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉस्ट, HORST, हॉस्ट। और ये नीचे वाला पार्ट को ग्रेवेन बोलेंगे, समझ में आ गया। The horst and gravel are basically related to your block mountains, which itself is related to the process of faulting, है ना, faulting या फिर rifting, faulting या फिर rifting, ठीक है, faulting oblique rifting, ठीक है। अगर faulting और rifting की बात की जाए, तो these are basically related to tensile forces, not the compressional forces, ठीक है। tensile forces, अगर compression होगा तो fold कर जाएगा, समझ में आ गया। अगर कंप्रेशन होगा तो फोल्डिंग होता है, अगर टेंशन होगा तो रिफ्टिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे एक और फैक्ट याद कर लो, इंडिया में जो हमारा नर्मदा रिवर है और जो तापी रिवर्स है, दे फ्लोट थ्रू द रिफ्ट वैलीज, ठीक है, रिफ्ट वैली। यानी कि रिफ्ट वैलीज के थ्रू ये दोनों रिवर्स फ्लो करते हैं। तो क्या उसके पैरेलल कुछ ऐसे माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलता है, तो विंध्यास और सतपुड़ा। तो समझो कि ये विंध्यास है, एक सतपुड़ा है, और ये रिफ्ट वैली है जिसमें से नर्मदा मूव करता है, समझ में आ गया। ये पीटी में आपसे कई बार पूछा जाता है, इस पॉइंट को आप याद कर लो कि नर्मदा तापी, है ना, नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैलीज, थ्रू द रिफ्ट वैलीज, रिफ्ट वैली, ठीक है। रिफ्ट वैली है तो वहां पे ब्लॉक माउंटेन्स कौन सा है, कौन सा ब्लॉक माउंटेन्स है, तो विंध्यास एंड सतपुड़ा, ठीक है, विंध्या एंड सतपुड़ा, यस, दीज आर द ब्लॉक माउंटेन्स, लिख लो, विंध्यास, विंध्यास एंड सतपुड़ा आर द ब्लॉक माउंटेन्स, सतपुड़ा आर ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स।
जो हमारा इंडिया का अगर आप देखो, है ना, मैप देखो, मोस्टली जो भी रिवर्स है ना, जैसे कि कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, जो भी रिवर्स है, ये सभी आपको वेस्ट से ईस्ट फ्लो करते हैं। लेकिन जो नर्मदा है ये उल्टा इसका है, सो फ्लो है ना। और इंडिया का जो प्लेट है इसका स्लोप भी कैसा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। सपोज अगर ये इंडिया का प्लेट अगर आप ऐसे देखते हो, ये अगर ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है, थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन है, इस वजह से सारे रिवर्स जो है ऑलमोस्ट बे ऑफ बंगाल में जाकर के मीट करते हैं, है ना। लेकिन नर्मदा तापी है, सब उल्टा फ्लो करता है ना। देखो उल्टा फ्लो कर रहा है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है कि वो एक रिफ्ट वैली के थ्रू जो है फ्लो करता है, और उसका जो स्लोप है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ। समझा? चलो वापस आते हैं हम लोग। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो गया, डाइवर्जेंट प्लेट पे आते हैं, ठीक है, उसके फीचर्स पे आते हैं। डाइवर्जेंट देखो ये सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत क्लासेस में आपको जो है इतना डिटेल में कोई नहीं जल्दी बताएगा, है ना। तो अच्छे से समझ लो ताकि कभी भी कोई सवाल आए पीटी मेंस में, यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, झारखंड के पीसीएस में, कहीं पे भी आए, है ना, तो ऐसे सवाल को आंसर करने में दिक्कत ना हो, है ना। समझ लो अच्छे से डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। तो as the name suggests, divergent है, that means कि plates are moving away from each other, है ना, एक दूसरे से दूर जा रहा होगा। तो वहां पे क्या होगा, अगर ओशन प्लेट में डाइवर्जेंस होगा, ओशनिक प्लेट में अगर डाइवर्जेंस होगा, तो वहां पे, है ना, मिड ओशनिक रीजेस का फॉर्मेशन होगा। मिड ओशनिक रीजेस का फॉर्मेशन, मिड ओशनिक रीजेस, ठीक है, MOR, मिड ओशनिक रीजेस आर फॉर्म एट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है, कल बताया, एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद यहाँ पे फिशर वोल्केनो होगा, फिशर वोल्केनो होगा, फिशर वोल्केनो होगा। और इसके वजह से अब चूंकि ओशन क्रस्ट में है, तो डाइवर्जेंस हो रहा था, वहां पे गैप क्रिएट हो रहा था, तो वहां से लावा का फ्लो ऊपर होगा, और वहां पे सॉलिडिफिकेशन होने के बाद नए ओशनिक क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा। दैट मींस कि न्यू ओशनिक क्रस्ट विल फॉर्म, है ना, न्यू ओशनिक क्रस्ट, न्यू ओशनिक क्रस्ट विल फॉर्म, ठीक है। तो ओशनिक क्रस्ट के पर्सपेक्टिव में अगर ये प्लेट बाउंड्रीज की बात की जाए, तो क्या ये कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होगा कि नहीं? इट विल बी कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, व्हाई? बिकॉज़ न्यू ओशनिक क्रस्ट आर बीइंग एडेड, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और सिस्मिसिटी होता है ना, सैलो डेप्थ से सिस्मिसिटी। देखो अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है या फिर ओशनिक क्रस्ट है, उसमें अगर सिस्मिसिटी होगा तो सैलो ही होगा, अनलेस कि वो जो है सबडक्शन जोन में ना चला जाए। सबडक्शन जोन में जाएगा तभी डीप फोकस होगा, नहीं तो सारे जो भी हो गए अर्थक्वेक्स वो सैलो फोकस या अर्थक्वेक्स होंगे। तो यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे क्या कोई सबडक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कैसा अर्थक्वेक होगा? सैलो फोकस अर्थक्वेक होगा, है ना, सैलो फोकस अर्थक्वेक, सैलो फोकस अर्थक्वेक्स। हालांकि अर्थ का जो इंटीरियर है वो इतना भी आसान नहीं है ना, ओवर सिंप्लीफाइड वे है ये सब चीजों को समझने का। कई बार जो चीजें हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं उसके अपोजिट कुछ जो है आपके अर्थ में हो जाता है ना, बट ये जनरलाइज जो है फिनोमेना, उसका ऑब्जर्वेशन है ये सभी चीजें, ठीक है। अच्छा, एक और क्लास में आपको मैंने बताया था कि अगर अर्थक्वेक अगर ओशन बेसिस में आते हैं, ओशनिक फ्लोर्स पे आते हैं, तो उसकी वजह से सुनामीज भी फॉर्मेशन होता है ना, मैंने बताया था। तो सुनामी भी कॉज कर सकता है अगर ओशन बेसिस में कहीं पे भी अर्थक्वेक्स अगर आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री अगर सपोज कि कॉन्टिनेंट्स पे होगा, तो अगर डाइवर्जेंस कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का अगर डाइवर्जेंस होगा तो, ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट डाइवर्जेंस अगर है तो वहां पे एक्सटेंसिव ड्रिफ्टिंग होगा, एक्सटेंसिव ड्रिफ्टिंग,
ठीक है। जैसे कि अफ्रीकन प्लेट का अगर आप देखो ईस्टर्न साइड में काफी लंबा एक है सो रिफ्ट है, वहां पे रिफ्ट वैली है। तो रिफ्टिंग जो प्रोसेस होगा, रिफ्टिंग वो कहाँ पे होगा, अगर कॉन्टिनेंटल ब्लॉक है, कॉन्टिनेंटल ब्लॉक है और अगर वो उसमें अगर डाइवर्जेंट अगर किसी वजह से क्रिएशन होगा तो वहां पे रिफ्टिंग प्रोसेस हो सकता है ना, रिफ्टिंग, रिफ्टिंग भी लगता है, रिफ्टिंग भी लगता है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। ट्रांसफॉर्म plate boundaries. So these are the plate boundaries where the plates are moving parallel to each other, है ना? The plates are moving parallel to each other or they are sliding past each other, है ना? Plates are sliding past each other, ठीक है? The plates are sliding past each other, sliding past each other, sliding past each other, है ना? ठीक है। यहाँ पे फॉल्ट्स होंगे, एक्सटेंसिव फॉल्ट्स, एक्सटेंसिव फॉल्ट्स, एक्सटेंसिव फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब क्या होता है जियोलॉजी में? फॉल्ट का मतलब रिफ्ट या फिर अगर ब्रेक कर गया है ना, उसको फॉल्ट बोलते हैं। तो सपोज कि जहां पे दो प्लेट्स आपस में ऐसे स्लाइड पास कर रहा होगा तो क्या इन दोनों के बीच में एक एक्सटेंसिव गैप नजर आएगा कि नहीं? तो दैट विल बी योर फॉल्ट, है ना। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, सैन एंड्रियास फॉल्ट नियर कैलिफोर्निया इन नॉर्थ अमेरिका, है ना, याद कर लो। सैन एंड्रियास फॉल्ट, सैन एंड्रियास फॉल्ट, फॉल्ट, है ना, नियर कैलिफोर्निया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका is an example of transform fault where the transform plate boundaries exist. समझ में आ गया? अर्थक्वेक्स तो होंगे ही यहाँ पे, अर्थक्वेक्स होंगे ही, जाहिर सा बात है कि अगर दो प्लेट्स के बीच में मूवमेंट हो रहा है, उसके बीच में है तो फ्रिक्शन होगा ही, तो कहीं ना कहीं रॉक्स जो है वीक होंगे और एनर्जी रिलीज करेगा किसी पॉइंट पे अगर, तो वहां पे अर्थक्वेक्स होंगे। तो अर्थक्वेक्स सारे प्लेट बाउंड्रीज पे होते हैं, इतना ध्यान रखना है ना। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं होगा, नो वॉल्केनिक इरप्शंस, नो वॉल्केनिक इरप्शंस। इस वजह से यहाँ वाले रीजन पे ना ही कोई नया क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा या फिर कोई भी क्रस्ट का है सो मेल्टिंग होगा। तो नाइदर द न्यू क्रस्ट आर फॉर्म नॉर द क्रस्ट आर डिसॉल्व एट दीज प्लेट बाउंड्रीज। समझ में आ गया? तो वापस एक बार इसको उससे देख लेते हैं। आपको तो कल भी मैंने आपको पिक्चर जो था एक वो दिखाया था इसका, जैसे देखो यहाँ पे, है ना, ये भी ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही दिया है, ठीक है। देखो अब इसको रिवाइज करके चलो। सबसे ऊपर का जो लेयर है ये क्या है? ये वाला पार्ट, क्रस्ट मत बोलो, लिथोस्फीयर। दिस इज योर लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर जो है सो कई सारे प्लेट्स में जो है सो टूटा हुआ है ना, जैसे कि 7 मेजर प्लेट्स है बेसिकली, 7 मेजर प्लेट्स, 7 मेजर प्लेट्स, ठीक है, एंड वेरियस माइनर प्लेट्स, वेरियस माइनर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स। अब ये जो प्लेट्स होते हैं इसके नीचे ऐसे कई सारे कन्वेक्टिव सेल्स ऑपरेट होते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे कन्वेक्टिव सेल दिख रहा होगा, है ना, दूसरा कन्वेक्टिव सेल यहाँ पे ऑपरेट हो रहा होगा। ऐसे कई सारे जो है न्यूमरस कन्वेक्टिव सेल्स थ्रू आउट द अर्थ इंटीरियर ऑपरेट हो रहे होंगे, है ना। अब इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो क्रस्ट है, ये जो ये कौन सा ओशन वाला है ना, हाँ ये ओशन है, तो ओशनिक क्रस्ट में देखो इधर की तरफ मूव करेगा ये पार्ट, और ये जो प्लेट है इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो इस वाले रीजन में एक रिफ्टिंग जो है हो रहा है कि नहीं, गैप क्रिएट हो रहा है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फिशर वॉल्केनो होगा, है ना। फिशर यानी कि फिशर होगा कि गैप, गैप से जो है मॉल्टेन मैग्मा बाहर की तरफ
आकर के राइज करेगा और सॉलिडिफिकेशन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा, रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा दोनों साइड में। सो इट विल बी कॉल्ड एज योर मिड ओशनिक रिज। जैसे कि एक कार्लसबर्ग रिज है इंडियन ओशन में और मिड अटलांटिक रिज है ना, ऐसे मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर जो है पूरे हमारे ओशन बेसिस में जो है ऐसे रिज जो है पूरा थ्रोट फैला हुआ है ना। तो जैसे कई बार एग्जाम में पूछता है कार्लसबर्ग रिज कहाँ पे है, तो इंडियन ओशन का रिज है उसको कार्लसबर्ग रिज बोलते हैं। ठीक है, ऐसा हो गया। प्लस ये दोनों प्लेट इधर मूव कर रहा होगा, तो देखो ये प्लेट क्या नीचे जाकर सिंक कर रहा है कि नहीं, दिस इज योर सबडक्शन जोन। जो अभी पीछे लिखवाए हैं सब आपको यहाँ पे रिकॉल हो जाएगा, दिस इज योर सबडक्शन जोन। ठीक है, सबडक्शन जोन होगा तो क्या यहाँ पे डीप फोकस अर्थक्वेक्स होगा कि नहीं, यहाँ पे मेल्टिंग होगा कि नहीं ओशनिक प्लेट्स का। जब मेल्ट करेगा है ना, मेल्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऑल ऑफ ए सडन जो कि सॉलिड प्लेट था वो नीचे जाने के बाद मोल्टन स्टेट में आ गया, फेज चेंज किया, तो क्या वहां पे मैग्मा का वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो जब मैग्मा का वॉल्यूम बढ़ेगा है ना, तो क्या ये ऊपर में बाहर की तरफ वोल्केनिक इरप्शंस करेगा कि नहीं करेगा। तो क्या यहाँ पे एक लाइन से ऐसे कई सारे वोल्केनिक आर्क्स बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, बन जाएंगे। यहाँ पे ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा ट्रेंच का फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो जोन है यहाँ पे डीप फोकस अर्थक्वेक होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेनी ऑफ जोन बोलते हैं, वेनी ऑफ जोन, वेनी ऑफ जोन। जो प्लेट टेक्टोनिक्स है ना पूरा कॉन्सेप्चुअल है, अगर एक बार समझ जाओगे तो सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं इसमें आगे। अभी वही सब लिखा हुआ है ना, पीछे भी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सब आपको जो है मिल जाएगा, आप चाहो तो पीडीएफ को बाद में पढ़ लेना। ठीक है, जैसे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है, यहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है, यहाँ पे कोलाइड करेगा तो फोल्ड माउंटेन्स बन जाएगा है ना, सबडक्शन हो जाएगा एक प्लेट का। और अगर डीप सी फ्लोर है तो वहाँ पे ट्रेंच का फॉर्मेशन हो जाएगा है ना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज क्रिएटेड, ओशनिक क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज इट सबडक्ट्स, है ना, जो चीज हमने डिस्कस किया वही सब लिखा हुआ है। हाँ, ये सभी क्या है, तो देखो मेजर प्लेट्स है ना, आप देख लो। जैसे कि दिस इज योर अफ्रीकन प्लेट, दिस इज योर अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट है ना, साउथ अमेरिकन प्लेट। नीचे जो साइड है वो एंटार्क्टिक प्लेट हो जाएगा, एंटार्क्टिक प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट। ठीक है, एंटार्क्टिक प्लेट। ये ऊपर का पार्ट जो है यूरेशियन प्लेट हो जाएगा, यूरेशियन प्लेट हो जाएगा। ठीक है, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में दोनों मिला हुआ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या फिर सीधा इंडियन प्लेट इसको लिखो, इंडियन प्लेट हो जाएगा। ठीक है, पैसिफिक प्लेट, ये पैसिफिक क्वेश्चन आधा इधर दिख रहा है आधा उधर दिख रहा है, ये दोनों कंबाइंड होकर के है ना पैसिफिक प्लेट हो जाएगा, पैसिफिक प्लेट। तो ये जो पैसिफिक प्लेट है, और देखो ये ओशन है, बसाल्टिक प्लेट होगा, और जितने भी कॉन्टिनेंट्स के पास में जहां पे भी होगा वहां पे ओशन और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का जब कन्वर्जेंस होगा तो क्या वहां पे जो है ट्रेंचेस और वोल्केनोज ये सभी कॉमन होगा कि नहीं। देयरफॉर ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है, पूरा का पूरा जो बेल्ट है इधर और इधर दोनों मिला करके है ना, ये सभी रिंग ऑफ फायर कहलाता है। समझ में आ गया। तो अगर एग्जाम में पूछे कि रिंग ऑफ फायर जो है सो कहाँ पे है, कौन से ओशन में है, पैसिफिक में है। क्यों है, तो ओशनिक प्लेट जो है ये पैसिफिक प्लेट सबडक्ट कर रहा है ना, इसी वजह से कई सारे वॉल्केनिक आर्क्स का फॉर्मेशन होगा। तो जापान हमारा कुछ यहाँ पे है, ये रीजन आपको दिख रहा होगा है ना, जापान है, ये सभी वॉल्केनिक आइलैंड्स है। समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है ना। और ये सभी कुछ माइनर प्लेट्स है, जैसे कि ये कोकोस प्लेट है, कल मैंने आपको बताया था है ना, कोकोस सी मतलब सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में एक छोटा सा माइनर प्लेट है कॉल्ड एज कोकोस प्लेट। यहाँ पे कैरेबियन प्लेट है, और नीचे देखो
ये नाज़का प्लेट है, नाज़का प्लेट है। एग्जाम में पीटी में कई बार इसका नाम पूछ लेता है कि कहाँ पे लोकेटेड है, किस कॉन्टिनेंट्स और कौन से ओशंस के बीच में है, तो ये याद कर लो यहाँ पे। बाकी इधर फिलिपाइन प्लेट है ना, ऐसे कई सारे न्यूमरस जो है आपको माइनर प्लेट्स जो है, ठीक है। हाँ, वो डेटा याद मत करो, वो कई बार क्या होता है कि आप आए दिन न्यूज़पेपर पढ़ोगे कि न्यू प्लेट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि इतना ही प्लेट्स है, हमेशा साल 2 साल पे आपको जो है अपडेट हो जाएगा कि नया प्लेट मिला है ना। जैसे कि आप देखो तो जो न्यूजीलैंड के पास का जो एरिया है ना, वहाँ पे नया प्लेट्स डिस्कवर किया गया, तो ये चेंज होता है। बट मेन है कि आपको मेजर प्लेट्स याद रखो, और प्लस उससे जो एसोसिएटेड जो लैंड फॉर्म्स है वो इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिच का फॉर्मेशन दिखाया गया है। रिच कहाँ पे होगा, तो ये अटलांटिक बेसिन जो है, सॉरी यहाँ पे ये सभी क्या है, दीज आर योर रिच, है ना, यानी कि ओशन फ्लोर्स पे वहाँ पे क्या होगा, डाइवर्जेंस हो रहा होगा, डाइवर्जेंस। इसके वजह से यहाँ पे वॉल्केनिक फिशर वॉल्केनोस होगा, इसके वजह से कंटिन्यूअस जो है यहाँ पे क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, है ना। और ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर जो है अपने ओशन बेसिस में जो है ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। कार्लसबर्ग रिज यहाँ पे है, इसीलिए जो कार्लसबर्ग रिज है ना, ठीक है। सैन एंड्रियास फॉल्ट यहाँ पे इस वाले रीजन में है, यहाँ पे सैन एंड्रियास फॉल्ट यहाँ, ठीक है। अच्छा, कल एक पॉइंट मैं आपको शायद बताना भूल गया या फिर याद, और कल या परसों वाली क्लास में, कि जब हम लोग एपलेचियन माउंटेन्स, एपलेचियन माउंटेन्स है ना, जैसे भी डिस्कस कर रहे थे, किस टाइप का माउंटेन है, यूरल माउंटेन्स, किस तरह का माउंटेन है, कोल्ड माउंटेन्स है ना। तो एक पॉइंट याद रखना कि वो जो कोल्ड माउंटेन है, तो पहली बात है कि जब कोल्ड माउंटेन है तो कन्वर्जेंस के कारण बना होगा, तो वो भी सजेस्ट, उसका जो रॉक्स का जो स्ट्रक्चर है एटलस का, और यहाँ पे जो अपना एपलेचियंस है, ऐसा माना गया है कि ये दोनों जियोलॉजिकली सेम है, और वो भी एक एविडेंस जो है प्रोवाइड करता है ये दोनों एक समय में आपस में कन्वर्ज किया होगा, कन्वर्ज, यानी कि ये जो पेंजिया का फॉर्मेशन और फिर उसका डिसइंटीग्रेशन, इट इज अ रिपीटेड प्रोसेस, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बार पेंजिया बना और वो टूट गया, कई बार अर्थ के हिस्ट्री में जो है ऐसा होते रहता है, ठीक है। तो अभी जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं, है ना, इसीलिए बोला जाता है कि जो इंडियन प्लेट्स जो यहाँ पे सबसाइड कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है यूरेशियन प्लेट से, है ना। तो यूरेशियन प्लेट का जो है डायरेक्शन कुछ इधर है और इंडियन प्लेट का डायरेक्शन ऐसे है, तो कन्वर्ज हो रहा है, तो यहाँ पे हिमालयाज का फॉर्मेशन हो रहा है ना, हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ है और अभी भी हो रहा है, यानी कि हिमालयाज का हाइट अभी भी बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, इसी वजह से, क्योंकि इंडियन प्लेट इज स्टिल कन्वर्जिंग विद योर यूरेशियन प्लेट, और यही रीजन है कि जो हिमालयन जो बेल्ट है पूरा का पूरा हाई सिस्मिसिटी जोन है, आए दिन वहां पे भूकंप आएगा, है ना। नेपाल में तो लोग परेशान रहते हैं भूकंप से, क्यों, क्योंकि वो तो हिमालय के ऊपर ही बैठे हुए हैं, है ना, और क्योंकि वहां पे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है एक दूसरे का जो है कन्वर्जेंस हो रहा है, इस वजह से वहां पे सिस्मिसिटी रहेगा, समझ में क्या। ये सब इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, है ना, ज्योग्राफी में। देखो यहाँ पे कई सारे प्लेट्स का है ऑलरेडी जो है नेम दिया गया है ना, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया, कैरिबियन प्लेट, कोकोस प्लेट, नाज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट, माइनर प्लेट है, फिलिपिन प्लेट है, कैरोलिन प्लेट है, फिजी प्लेट है, बिस्मार्क प्लेट है ना, ऐसे कई सारे प्लेट्स जो है, स्कॉसिया प्लेट है, ऐसे कई सारे माइनर प्लेट्स जो है ऑलरेडी अपने ओशन के फ्लोर्स पे हैं, ठीक है। चलो वापस नेक्स्ट स्लाइड, ये देख लो, अभी जो हम आपको बताए, जो लिखवाए वो यहाँ पे आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर कंडक्टिंग प्लेट, यानी कि ये ओशनिक, ये जो है ओशनिक प्लेट है, और इधर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। तो डेंसिटी किसका ज्यादा है, ओशनिक प्लेट का क्यों ज्यादा डेंसिटी है, क्योंकि ये बसाल्ट का बना होता है, बसाल्ट जो है सो किस तरह का मैग्मा से बनता है, बेसिक मैग्मा से, बेसिक, इस वजह से इसका डेंसिटी ज्यादा होता है। तो अगर सपोज के दो चीज फ्लोट करेगा और टकराएगा, तो जो जिसका डेंसिटी ज्यादा है उसका टेंडेंसी होगा नीचे सबसाइड करने का, और जो हल्का होगा उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करेगा,
इस वजह से ये जो डेंसिटी जिसका ज्यादा है वो नीचे सबसाइड करेगा। एज इट सबसाइड्स इट स्टार्ट्स टू मेल्ट, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर ज्यादा होता है। जब नीचे का मेल्टिंग ज्यादा होगा तो मैग्मा राइज करेगा, मैग्मा राइज करेगा तो ऐसे कई सारे वॉल्केनोस क्रिएट करेगा, है ना, कई सारे वॉल्केनोस, और एक लाइन से जो है कई सारे वॉल्केनिक आर्क्स बन जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है। एक क्रिस्टलीन प्रिज्म देखो यहाँ पे बना हुआ है ना, ये सभी जो यहाँ पे सेडिमेंट्स जो जमा हुआ होगा और वो कंप्रेस हो जाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज क्रिस्टलीन प्रिज्म। ठीक है। ट्रेंच का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज अ ट्रेंच, है ना। तो अगर कभी सवाल ऐसा पीटी में पूछा स्टेटमेंट में कि डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, या फिर फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू योर ट्रेंचेस, तो ट्रेंचेस आर फाउंड इन नियर द प्रॉक्सिमिटी, या फिर इट इज फाउंड नियर द मिड ओशनिक रीजन, तो गलत है कि सही है? गलत हो जाएगा। कॉन्टिनेंट्स के पास में होगा, ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के पास में होगा। ठीक है। दूसरा, ओशनिक ट्रेंचेस के बारे में लिखिएगा कि इट इज फाउंड नियर द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, गलत हो जाएगा, है ना, वो हमेशा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के बीच में होगा, है ना। और ट्रेंचेस आर द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, तो सही हो जाएगा, है ना, सही हो जाएगा। और ट्रेंचेस जो है दे आर हाईली ससेप्टेबल टू योर हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स, तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि बेनियोफ जोन के पास में है, और बेनियोफ जोन में हमेशा हाई सिस्मिसिटी आता है ना, डीप फोकस हाई सिस्मिसिटी, याद रखना। चलो यहाँ पे एक पॉइंट और आपको मैं बता दूं कि जैसे हम लोग उस दिन अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो अर्थक्वेक्स के बारे में, तो उसको मेजर करने का जो है दो स्केल हमने पढ़ा था ना, एक रिक्टर स्केल है और एक मर्कली स्केल है ना, मर्कली स्केल है। तो रिक्टर स्केल जो है सो क्या मेजर करता है? मैग्नीट्यूड, 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 ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड का मतलब कि कितना एनर्जी है सो रिलीज हुआ, कितना एनर्जी है सो रिलीज हुआ। और मर्कली स्केल जो है बेसिकली इंटेंसिटी मेजर करता है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब कि हाउ मच डैमेज हैज बीन कॉज्ड बाय दैट पर्टिकुलर अर्थक्वेक, है ना। तो इमीडिएट जो आप न्यूज़पेपर में जैसे या फिर न्यूज़ में जैसे आ जाता है, तो कहीं पे भी भूकंप आता है तो उसके 15 मिनट के अंदर है सो कैलकुलेट करके सब कुछ न्यूज़ में फ्लैश होने लगता है कि इसका जो है एपिसेंटर ये था, ऐसे करके न्यूज़ में आ जाता है, और रिक्टर स्केल पे इतना मैग्नीट्यूड था। लेकिन मर्कली स्केल जो है आफ्टर फ्यू डेज जब असेसमेंट कर लेते हैं उस अर्थक्वेक की वजह से कितना लाइफ प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, उसके बाद उसको एक स्केल हम लोग उस पे बोल देंगे अच्छा ये 5 या फिर 6 ऐसे करके, समझ में आ गया। दूसरा चीज ये समझो कि जो रिक्टर स्केल जो है उसको हम लोग जैसे जो वैल्यू है हमेशा लॉग में 10 के बेस पे रहता है ना। अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो कभी लॉग के बारे में, तो सपोज कि अगर रिक्टर स्केल पे अगर कोई अर्थक्वेक है 4, है ना, और दूसरा अर्थक्वेक आया कहीं पे जिसका रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड है 5, तो 4 और 5 के बीच में आपको क्या लगता है कि 5 वाला जो है वो 4 के कंपैरिजन में कितना टाइम्स ज्यादा एनर्जी रिलीज किया होगा? 10 टाइम्स। समझ में आ गया? यानी कि अगर 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है और 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, तो ऐसा समझो कि 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक में उतना एनर्जी 5 टाइम्स 10 टाइम्स एनर्जी रिलीज हुआ होगा जो कि एक 4 मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक में होगा। समझ में आ गया? अगर सपोज कि 6 रिक्टर स्केल पे कोई है तो 4 वाले से 100 टाइम्स स्ट्रांग होगा ये। अगर 7 पे है, 7 पे है तो 1000 टाइम्स, अगर 8 पे है 10,000 टाइम्स, अगर 8 पे आ गया तो बहुत बड़ा डिजास्टर है वो, हालत खराब नहीं। खत्म, ओके टाटा बाय बाय, राहुल गांधी बोलते हैं ना ओके टाटा बाय बाय, वही हो जाएगा, इंस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये जो है रिक्टर स्केल का जो मैग्नीट्यूड जो मेजर करते हैं तो जो सब्सिक्वेंट जो है वो अपने प्रीवियस से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है ना, ये याद रखना। तो और ये अगर जैसे नॉर्मली कहीं देखो न्यूज में आता है अगर 4-5 रहता है तो थोड़ा सा रहता है कि चलो लो स्केल का अर्थक्वेक था, है ना, लेकिन घबराहट होगा 6 के बाद से। 7 पे जाएगा तो आदमी थोड़ा सा, 8 पे मतलब हो सकता है कि हम लोग देख ही नहीं पाएंगे अर्थक्वेक आया था, आया और हम लोग निपट लिए, है ना, तो वो हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो 8 जो है बहुत डेडली होता है। देखो ना कितना टाइम जो है ज्यादा हो गया, एनर्जी रिलीज हो गया। देखो मेरा मानना है कि कभी ऐसा कुछ हो तो इंस्टेंट हो खत्म हो जाए, तार पाने वाला जो हिसाब किताब होता है ना
गड़बड़ होता है, ठीक है, ऑल ऑफ ए सडन इवोपरेट हो गए, कहानी खत्म। तो हम ये कल तो डिस्कस किए ही थे, ये वाला पॉइंट है ना। अच्छा, ये हॉटस्पॉट वाला इंपॉर्टेंट है, देखो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हॉटस्पॉट जो है कहाँ पे बनता है, हॉटस्पॉट कहाँ पे बनता है, तो ये जो है जहाँ पे मैग्मा का प्लूम्स राइज करता है, याद आ रहा होगा वो वाला, मैग्मा का प्लूम्स कहाँ से राइज करता है, तो जहाँ पे कोर मेटल बाउंड्री है, बिल्कुल कोर के पास का जो मैग्मा राइज करता है बहुत ज्यादा हॉट होगा, और हॉट स्पॉट्स आर जनरली इमोबाइल, ये मोबाइल नहीं होता है, यानी कि अगर इसके ऊपर से कोई भी प्लेट्स मूव करेगा, जैसे कि सपोज कि ये प्लेट्स ऐसे है ना, ऐसे अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है और हॉटस्पॉट है सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस जो है वोल्केनिक इरप्शंस हो जाएगा, तो हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म्स को कहते हैं, दैट इज डिफरेंट देन योर मिड-ओशनिक रीजेस और अदर फॉर्म्स ऑफ, है ना, जहाँ पे आपको फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस बनता है, याद आ रहा होगा ना वोल्केनो वाला क्लास, फ्लड बसाल्ट जहाँ पे बताए थे वो यहाँ पे हॉटस्पॉट हो जाएगा। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डेक्कन ट्रैप का जो फॉर्मेशन हुआ है इसी की वजह से हुआ है, ठीक है। और ये सवाल आपके एनसीईआरटी में पूछा भी गया है, तो एनसीईआरटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर तो। ठीक है, ये भी पिक्चर देख लो, ये सब पिक्चर इसलिए इसमें पीडीएफ में रख देता ताकि और भी आपको जो है एक मेंटल इमेज बन जाए, है ना, क्योंकि बुक में क्या होता है कि स्टेटमेंट लिख देता है, हम उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, है ना, इस वजह से। तो ये बताओ कि किस तरह का प्लेट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, वेरी नाइस, है ना। ये रिज का फॉर्मेशन दिख रहा है कि नहीं बीच में, रिज का फॉर्मेशन, ये सभी रिज है दोनों साइड में। अगर यहाँ पे ये पूछा जाए, है ना, मैं आपको दो पॉइंट बताता हूँ, है ना, दो पॉइंट यहाँ पे लोकेट करता हूँ, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है ना, और इधर ए डैश बी डैश सी डैश। अगर आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट है जो कि वहाँ के रॉक्स के सैंपल को अगर आप सर्वे करोगे तो सबसे ओल्डेस्ट रॉक पाया जाएगा, सी पे कि ए पे, सी पे, यस, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्लेट ऐसे मूव कर रहा है तो एक समय कभी सी पे जो रॉक्स जो रिजेस होंगे ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, बट क्योंकि ये आगे की तरफ मूव कर गया तो ये यहाँ से पहुंच गया सी पे और यहाँ पे नए क्रस्ट का फॉर्मेशन हो गया, दैट मींस कि ये सभी यंगर होंगे रॉक्स, है ना। तो ये सभी कैसे पता चला, तो जब मिड ओशंस का जो है ड्यूरिंग योर सेकंड वर्ल्ड वॉर, है ना, उस समय काफी एक्सटेंसिव रिसर्च किया गया, ओशन फ्लोर्स को मैप किया गया और कई सारे रॉक्स को लेकर के सर्वे किया गया, तब उस समय मालूम चला कि बीचों बीच एक रिज है पूरे ओशंस में, और जैसे जैसे उससे दूर जाते हैं तो हमारा रॉक्स का जो एज है वो ओल्डर होता जा रहा है ना, दैट मींस कि कुछ तो यहाँ पे हो रहा है कि नया रॉक्स बन रहा है और वो वहां से मूव अपार्ट कर रहा है, दैट मींस कि सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग, तो यहाँ से हेरियस ने कंक्लूड किया कि सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये नहीं पता चला। तो एक जो है आर्थर होम्स नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कन्वेक्शन करंट के बारे में एक उन्होंने आइडिया दिया कि देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी दैट द मैग्मा इज राइजिंग beneath the ocean floor and it is causing the divergence in the sea floor, तो वहां से फिर मैग्मा का और ये कन्वेक्टिव सेल को जोड़ते हुए और सारे चीजों को एविडेंस को कलेक्ट करते हुए प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी दिया गया, समझ आ गया। तो कैसे थोड़ी एडवांस हो समझ आएगा। ये है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्म प्लेट हो जाएगा, यहाँ पे दो प्लेट्स आपस में जो है ऐसे स्लाइड पास्ट ईच अदर है या फिर पैरेलल मूव कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो रीजन है दिस इज बेसिकली योर फॉल्ट है, यहाँ पे आपको अर्थक्वेक्स जरूर होगा, अर्थक्वेक्स होगा, ठीक है, बट वोल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होता। हाँ, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी पॉइंट भी है ना। तो व्हाट आर द आइलैंड आर्क्स, कई बार एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि आइलैंड आर्क्स जो कीवर्ड है वो एनसीईआरटी में बस ऐसे लिख करके मेंशन करके बाईपास करके निकल गया है, ठीक है, तो वहाँ पे इसका डिटेल में आपको नहीं दिया गया, बट क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आइलैंड आर्क्स क्या होते हैं। So these are the curved chains of volcanic islands or island groups that form parallel to and usually at some distance from the boundary between two converging tectonic plates, typically oceanic plates, है ना, यानी oceanic plates जहाँ पे converge करेगा
वहाँ पे आइलैंड आर्क्स बनते हैं, ठीक है। These arcs are characterized by series of volcanoes, often with associated seismic activity, है ना। तो जो भी प्लेट बाउंड्रीज है उस पे सिस्मिक एक्टिविटी होना ही है ना, वो होगा ही। वोल्केनोज जो है सब पे नहीं बनेगा, बट सिस्मिसिटी ऑलमोस्ट तीनों बाउंड्रीज पे बनता है, ठीक है। इससे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जापान आर्किप्लेजो, है ना। आर्किप्लेजो मतलब कि कई सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है ना, उसको हम लोग आर्किप्लेजो बोलते हैं, ठीक है। तो जापान का जो पूरा जो आइलैंड ग्रुप जो है वो वोल्केनिक ओरिजिन का है। समझ में आ गया क्यों वहां पे? क्योंकि वहां पैसिफिक प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट में सबसाइड कर रहा है ना, इस वजह से। हाँ हाँ, नीचे का भी है, जो फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, ये सब वोल्केनिक ओरिजिन है, ठीक है। प्लस एल्यूसियन आइलैंड्स है ना, ये भी कहाँ पे है? तो पैसिफिक में, नॉर्थ पैसिफिक में, जहाँ पे आप रसिया और जो साइबेरिया वाला जो हिस्सा है उसके पास में एक आइलैंड ग्रुप्स है, एल्यूसियन आइलैंड्स उसको बोलते हैं। ये भी वोल्केनिक आर्क है ना। और ये सभी जो है आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बेल्ट का हिस्सा भी है ना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा भी, ठीक है। ये लेसर एंटिलिस है, ठीक है। ये कैरिबियन सी में है, ठीक है। दे आर फॉर्म बाय द सबडक्शन ऑफ द साउथ अमेरिकन प्लेट बेनीथ द कैरिबियन प्लेट, यानी कि जो साउथ अमेरिकन प्लेट है वो कैरिबियन प्लेट के बेनीथ जो है सबडक्ट कर रहा है, इसलिए वहां पे आइलैंड आर्क्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ये पीडीएफ जो है उसे आप पढ़ लेना, अपना नोट्स जो है अपडेट कर लेना अपना। फिलिपिन आइलैंड्स है, टोंगा कार्डिक आइलैंड्स है ना, ये सब। आवर आइलैंड आर्क्स फॉर्म तो मैंने बता दिया कि जहाँ पे कन्वर्टेड प्लेट बाउंड्री होगा वहाँ पे सबडक्शन जोन होगा, है ना, सबडक्शन जोन बनेगा। मैग्मा का जनरेशन होगा, मैग्मा क्यों जनरेट करेगा? तो प्लेट नीचे जाएगा, मेल्ट करेगा, उस वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटी हो जाएगा। समझ में आ गया, है ना। एक्रिसियल प्लेट्स मैंने आपको समझा दिया, है ना। These are basically your wedge-shaped mass of sediments, wedge-shaped mass of sediments and rock, which accumulates at the leading edge of the overlying plate, है ना। कैसे बनेगा? तो फिर से वही सबडक्शन जोन होगा, सेडिमेंट्स का एक्युमुलेशन होगा, और अंडर द प्रेशर इट विल फॉर्म, है ना, एक्रिशनरी फिल्म्स, ठीक है। बाकी मैंने आपको फीचर्स एसोसिएटेड भी जो है समझा दिया है। बाकी आप इसको अगर पीपीटी से पढ़ेंगे पीडीएफ से तो और भी जो है सिस्टमैटिक वे में आपको समझ में जाएगा, है ना, क्या है कैसे करके। जैसे कि सबडक्शन जोन होगा, वोल्केनिक आर्क्स होगा, अर्थक्वेक्स होगा, एक्रिशनरी फिल्म्स होगा, कोल्ड माउंटेन रेंजेस होंगे, है ना। और कोल्ड माउंटेन रेंजेस जो है आप हमेशा ध्यान रखो कि जहाँ पे भी अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट का अगर कन्वर्जेंस होगा तो नेसेसरीली वहाँ पे कोल्ड माउंटेन्स बनेंगे ही बनेंगे। प्लस डीप फोकस अर्थक्वेक्स होगा, है ना। डीप फोकस अर्थक्वेक्स कहाँ पे होता है? तो सबडक्शन जोन में होता है, कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री है, और उसको हम लोग वैली ऑफ जोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया Permanent plate boundaries, mid-oceanic ridges, rift valleys, shallow earthquakes, volcanic activities, है ना, वो सभी चीजें। Fissure eruptions, हाइड्रोथर्मल वेंट सिस्टम्स। ऐसा कई बार क्या होता है, हाइड्रोथर्मल वेंट बेसिकली क्या है कि जहाँ पे ओशन फ्लोर्स पे ऐसे कई सारे वेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको जो है ओशन के ओशनिक बेसिन्स में जो है हॉट मैग्मा या फिर उस तरीके से मोल्टेन या फिर स्टीम कई बार है सो निकलते रहता है ना। तो ओशन में लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है ना, ऐसा माना जाता है कि वेंट्स के पास में है सो ओशन में लाइफ ओरिजिन हुआ है ना। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ओशन में जो वेंट्स होते हैं जहाँ पे स्टीम और ये सब चीज जो है हाई टेम्परेचर पे निकलता है, वहां पे क्या हुआ होगा कि जो इनऑर्गेनिक जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सभी कंबाइन करके, और जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं जिसके वजह से जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे सेल्स के, वो उसका फॉर्मेशन एक्सीडेंटल हो गया होगा, और फिर धीरे धीरे सिंगल सेल और उसके बाद सेल ग्रोथ होकर के फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने होंगे। तो ये भी थ्योरी है जहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में बोला जाता है कि लाइफ का जो सी के और ओशंस के अंदर जो ओरिजिन हुआ है वो ऐसे वेंट्स के पास में हुआ है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स होगा, है ना। मैंने बोला सैन एंड्रियास फॉल्ट है कैलिफोर्निया में, अर्थक्वेक्स है,
फॉल्ट स्कार्प्स है। स्कार्प्स मतलब कि वही जो हम लोग पढ़े ना, फॉल्टिंग की वजह से एक पार्ट ऊपर की तरफ आ जाएगा, दूसरा नीचे चला जाएगा, हॉस्ट एंड ग्रेवन जो है, रिफ्टिंग जो हो जाएगा, उसको स्कार्पमेंट बोलते हैं। तो वो सब भी जो है ट्रांसफॉर्म माउंटेन के पास में देखने को मिलेगा। नो वोल्केनिक एक्टिविटी है ना, यहाँ पे वो नहीं होगा। चलो एनसीईआरटी क्वेश्चन को देख लेते हैं। Who amongst the following was the first to consider the possibility of Europe, Africa and America having been located side by side? पहला है अल्फ्रेड वेगनर, एंटोनियो पेलेग्रिनी, अब्राहम और एडमंड हेस। अब्राहम है, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है पोलर प्लेट फोर्स रिलेट्स टू रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशन, रोटेशन ऑफ द अर्थ या फिर टाइड्स। क्या होगा? रोटेशन ऑफ द अर्थ होगा। सी रोटेशन ऑफ द अर्थ। पोलर प्लेट फोर्स कल मैंने बताया था कि जो वेगनर है उसने प्रपोज किया कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स जो पेंजिया का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ और जो मूव किया उसके लिए दो फोर्सेस रिस्पांसिबल है। एक तो टाइडल फोर्स, ठीक है, टाइडल फोर्स, और दूसरा पोलर प्लेइंग फोर्स, पोलर प्लेइंग फोर्स, ठीक है, पोलर प्लेइंग फोर्स यानी कि पोल से फोर्स लग रहा है इक्वेटर की तरफ, है ना, इक्वेटर से सॉरी पोल से इक्वेटर की तरफ जो है फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से सारे कॉन्टिनेंट्स जो है ना मूव करेंगे। ऐसा माना जाता है कि जब पेंजिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो जो गोंडवाना लैंड है बेसिकली वो हमारा जो साउथ पोल अभी का है ना उसके पास में था, इंडियन प्लेट भी उसी के पास में था। धीरे धीरे है सो इक्वेटर को क्रॉस करके और इंडियन प्लेट जो है सो आगे मूव किया है ना। तो पोलर प्लेइंग फोर्स बेसिकली क्या है, तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला वेगनर ने कि अर्थ का जो है एक रोटेशन है अपने एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जिसके वजह से जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ पे लगेगा, तो इक्वेटर के पास में, है ना। इसीलिए जो अर्थ का जो आप देखो जो रेडियस है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, इक्वेटर के पास में, लेकिन ऊपर से चपटा है ना, पोल वाले रीजन से। तो इट बेसिकली सजेस्ट कि पोल से इक्वेटर की तरफ मास ज्यादा शिफ्ट हो गया है, तो वो किसी फोर्स की वजह से हो रहा होगा, उसी फोर्स का उसने नाम दे दिया पोलर प्लेइंग फोर्स। और इसका रीजन क्या बताया, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। समझ में गया? इस वजह से सी इसका राइट आंसर। Which one of the following is not a minor plate? Is not a minor plate, है ना? कौन सा प्लेट है सो माइनर प्लेट नहीं है, ठीक है। कौन सा है? डी, एंटार्क्टिका, है ना, ये मेजर प्लेट है। बाकी नाज़का प्लेट, अरेबिया प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ये सभी माइनर प्लेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते कितना लोग सही जवाब देते हैं, इसको थोड़ा सोच करके बताना। Which one of the following facts was not considered by those while discussing the concept of sea floor spreading? यानी कि जिन्होंने sea floor spreading को परफॉर्म किया उन्होंने इन चारों पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट को कंसीडर नहीं किया था? Volcanic activity along the mid-oceanic ridges, strips of normal and reverse magnetic field, distribution of fossils, age of rocks from the ocean floor। कौन सा होगा? पीछे से दिख नहीं रहा है। पहला ऑप्शन है वॉल्केनिक एक्टिविटी अलोंग द मिड ओशनिक रीजन्स, बी है स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व इन रॉक्स ऑफ ओशन फ्लोर, सी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोसिल्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ऑप्शन डी एज ऑफ रॉक्स फ्रॉम द ओशन फ्लोर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोसिल्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, बिल्कुल डिफरेंट, इधर भी आंसर सही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोसिल्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स जो है सो किस थ्योरी का है, सो एक एविडेंस है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, है ना। इट इज द एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। याद करो मेसोसॉरस के बारे में, एक वो पिक्चर जो है जिसमें घड़ियाल की तरह दिख रहा था फॉसिल्स, है ना, याद है वो जो क्लास में मैंने बताया था। कुछ जो है साउथ अमेरिका में पाया जा रहा है, कुछ है तो इधर अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में पाया जा रहा है ना। तो ये सजेस्ट करता है कि सेम फॉसिल्स अगर सेम मैमल्स का है दैट मींस कि वो दोनों कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए होंगे। तो ये किसका है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एविडेंस है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। Which one of the following is the type of plate boundary of the Indian plate along with the Himalayan mountains? ठीक है, तो continent convergence है, he is the right answer। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब इसके बाद अगर प्लेट टेक्टोनिक्स सवाल अगर गलत करके आए एग्जाम में, है ना, तो फिर अब होगा कुटाई। ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत से 3 क्लास में पढ़ाए हैं, गलत किए तो फिर देखो फिर क्या होता है। चलो अब ये बताओ क्वेश्चन 30 वर्ड्स में, है ना, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। व्हाट वर द फोर्सेस सजेस्टेड बाय वेगनर फॉर द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स? जल्दी बताओ। टाइटल है पोल प्लेन फोर्स, तो ये दोनों हो जाएगा, टाइटल फोर्स एंड पोल प्लेन फोर्स। ये बताओ कि क्या ये दोनों फोर्स जो है रेस्पॉन्सिबल है हमारे कॉन्टिनेंट्स को मूव कराने के लिए? नहीं है। अगर होगा भी तो बहुत माइन्यूट इंपैक्ट होगा। मेजरली क्या है? कन्वेक्शन करंट्स, कन्वेक्शन सेल्स। हाउ आर द कन्वेक्शन करंट्स इन द मेटल इनिशिएटेड एंड मेंटेन्ड? बताओ, हाउ आर द कन्वेक्शनल करंट्स इन द मेटल इनिशिएटेड एंड मेंटेन्ड? यानी कि जो कन्वेक्शन सेल्स होते हैं वो कैसे इनिशिएट, कैसे शुरुआत होता है और कैसे मेंटेन होता है। चलो ऑनलाइन भी पॉइंट लिखो सब लोग, कितना लिखते हो आप लोग। कन्वेक्शनल करंट्स कैसे ओरिजिन होता है, किस वजह से ओरिजिन होता है और कैसे मेंटेन होता है? वो ले लो अटेंडेंस से, बताओ तो। तो वो तो हो गया कि कैसे, लेकिन इसको कैसे ऐसे लिखेंगे, है ना, कुछ इस तरीके से ऐसा लिख सकते हैं कि कन्वेक्शनल करंट्स आर फॉर्म ड्यू टू melting of magma in the earth's interior from the heat generated by the core, है ना, heat generated by the core, and also the heat which is radiated by radioactive elements, है ना। यानी कि दो सोर्सेस हैं अर्थ के अंदर हीट का। एक है रेसिडुअल हीट जिसको बोलते हैं। रेसिडुअल हीट का मतलब कि अर्थ जब बना होगा और उसका जो हीट अभी रेसिड्यू रह गया अर्थ के कोर में, दैट इज वो रेसिडुअल हीट। तो उस हीट के वजह से जो है मैग्मा गर्म होकर के राइज करेगा। दूसरा, अर्थ के इंटीरियर में ऐसे कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में हीट रिलीज करते हैं, तो वो भी एक हीट सोर्स जो है सो बन जाएगा, है ना। तो ये दोनों फोर्सेस, ये दोनों हीट सोर्सेस पर आप लिख दो कि these the magma gets heat from the core of the earth which has preserved the residual heat, and also the radioactive elements in the earth's interior they also emit heat, है। तो उसकी वजह से कन्वेक्शन सेल्स जो है करंट का जनरेशन होगा, और चूंकि वो कॉन्टिन्यूअस हीट है सो सोर्स से ले रहा होता है, इस वजह से वो लूप जो है सो बनता रहेगा। समझ आए? वहां पे डायग्राम बना देना ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे डायग्राम बना दो, ऐसे कोड लिख दो, यहाँ से ऐसे, है ना, राइज करके ऐसे लूप बना दो, दूसरा ऐसे बना दो, है ना, और यहाँ पे लिखो ऐसे करके लिख दो कि रेसिडुअल हीट, ठीक है, रेसिडुअल हीट plus heat released due to heat released by the radioactive elements, और इसके वजह से ये है सो राइज कर जाता है, क्योंकि गर्म होगा, हीट जो है सो उसके बाद उसका टेम्परेचर जो है काफी बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगा, इस वजह से राइज कर देगा। बट जैसे जैसे राइज करेगा तो इसका टेम्परेचर जो है ठंडा होने लगेगा। जब ठंडा होने लगेगा तो वापस से डेंसिटी बढ़ेगा और ये नीचे सिंक कर जाएगा। तो ये जो लूप है ऐसे बनता रहेगा। अगर आप देखो पानी बॉईल करते हो, है ना, पानी बॉईल करते हो, नीचे बर्नर लगा हुआ है ना, बर्नर लगा हुआ है, तो हीट जो है नीचे वाले पॉइंट से ऊपर तक कैसे पहुंचता है? तो यहाँ पे जो सबसे नीचे का वाटर मॉलिक्यूल होगा वो यहाँ से हीट जो है सो ले लेगा, है ना, और गर्म होकर के ऊपर राइज करेगा। जब ये ऊपर राइज करता है तो अपने सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको हीट ट्रांसफर करेगा, तो ये खुद तो ठंडा हो जाएगा, है ना, और अपना हीट डिस्ट्रीब्यूट करते रहेगा। और यहाँ से चूंकि वाटर राइज किया तो एम्प्टी स्पेस तो क्रिएट होगा नहीं, वैक्यूम तो क्रिएट होगा नहीं, साइड से वाटर उसको फिल करने के लिए पहुंचेगा, तो यहाँ से जो मूव करेगा और ये ठंडा होगा तो इसका टेंडेंसी वापस नीचे आने का होगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस रोटेट करते 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 जब तक आपका बर्नर ऑन रहेगा तब तक पूरा पानी ऐसे बॉइल कर जाता है। सेम वही चीज यहाँ पे होगा कि यहाँ पे मैग्मा ऑलरेडी मेटल जो आउटर कोर के पास में बिल्कुल जो कांटेक्ट में होगा, वहां पे क्या होगा कि हीट जो है सो वो लेकर के और वो राइज करेगा ऊपर की तरफ, है ना, सेम यही प्रोसेस, और वहां पे वापस से जो है नीचे की तरफ सिंक करेगा, और ऊपर में जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है उसमें कई तरह के जो है फोर्सेस और उसके में है टेंशन, कंप्रेशन, ये सब क्रिएट करता रहेगा। समझ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री एंड द कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स?
देखो ये एनसीईआरटी का सवाल है और ये सीधा एग्जाम में आ जाएगा आपके, जहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल आता है तो उसमें आंसर कर पाओगे नहीं, है ना, कर दोगे कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो है वहाँ पे प्लेट्स जो है एक दूसरे के स्लाइड पास होते हैं, साइड हो जाते हैं और वहाँ पे जो है कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज नहीं होता है, नए क्रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है या फिर क्रस्ट का डिसइंटीग्रेशन भी नहीं होता है ना। बाकी दोनों प्लेट्स पे कन्वर्टेड या तो फॉर्मेशन होगा या फिर डिसइंटीग्रेशन होगा। ठीक है, ठीक है, चलो। What was the location of the Indian landmass during the formation of the Deccan Tracts? बताओ, ये जो सवाल है एनसीईआरटी में पूछ तो लिया है बट इसका जवाब सही से एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, एनसीईआरटी में यही बुराई है। बुराई क्या है, वो आपको ये बोलता है कि देखो ये क्वेश्चन है तो आप आंसर ढूंढो, कहाँ से ढूंढ पाते हो, है ना। तो उसने एक पैराग्राफ बस दिया है बट एग्जैक्ट जो है इसका आंसर वो वहां पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये मैंने आपको ऐड कर दिया है स्लाइड में, इसके बाद में चाहो तो आप उसको बाद में पढ़ लेना, है ना, कि कहाँ पे लोकेटेड था किस तरीके से। लेकिन ये समझो कि जब डेक्कन ट्रैप्स बेसिकली जो है किस तरीके का लावा फ्लो हुआ था, तो फ्लड बसाल्ट प्रोविंस है। ठीक है, बसाल्ट का है सो बाढ़ आ गया, है ना, बसाल्ट का है सो बाढ़ आ गया। बसाल्ट जो है सो कैसा लावा है, बेसिक लावा है। बेसिक लावा कैसा लावा होता है, वेरी लो विस्कोसिटी, याद आ रहा होगा, लो विस्कोसिटी की वजह से क्या होगा, बहुत दूर तक फैलेगा। इसके वजह से एज ए सीट, है ना, सीट फॉर्म में स्प्रेड करता है ना, स्प्रेड्स एज ए सीट। ठीक है, स्प्रेड्स एज ए सीट, है ना, लेयर बाय लेयर। ठीक है, लेयर बाय लेयर। और कहाँ पे होता है फ्लड बसाल्ट, तो जहाँ पे आपको हॉटस्पॉट होगा, वोल्केनिक हॉटस्पॉट होगा, वोल्केनिक हॉटस्पॉट, है ना। वोल्केनिक हॉटस्पॉट कहाँ पे बनते हैं, तो जहाँ पे मेंटल फ्लूम्स जाके लिथोस्फीयर में टच करेगा, है ना, मेंटल फ्लूम्स, है ना। वोल्केनिक हॉटस्पॉट कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे मेंटल फ्लूम्स जो है पहुंच रहा होगा, है ना, मेंटल फ्लूम्स। ये सब याद करो जब हम वोल्केनो पढ़ा रहे थे उस समय। ठीक है, तो इंडियन प्लेट जो है बेसिकली, है ना, वो क्या हो रहा था कि गोंडवाना लैंड का पार्ट था, यानी कि अभी का जो प्रेजेंट डे अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, इंडिया है, ये सब भी आपस में एक ही कॉन्टिनेंट में है सो जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे वो टूटना शुरू हुआ, है ना, और वो जो गोंडवाना लैंड है कहाँ पे था, तो अभी जो आपका साउथ पोल है, साउथ पोल के पास में जो है इंडियन प्लेट उतना नीचे वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था। जैसे जैसे उसका डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट होगा, इंडियन प्लेट्स जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि टुवर्ड्स इक्वेटर, फिर इक्वेटर को क्रॉस करेगा, फिर इक्वेटर को क्रॉस करके एशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट में जाके हिट करेगा। उसके बाद हिमालयस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो जर्नी रहा इंडियन प्लेट का, तो उसी समय क्या होगा कि अभी जो री यूनियन आइलैंड है इंडियन ओशन, प्रेजेंट डे री यूनियन आइलैंड, वहाँ पे एक हॉटस्पॉट है ना, हॉटस्पॉट है, री यूनियन हॉटस्पॉट उसको बोलते हैं। तो सपोज कि दिस इज योर री यूनियन हॉटस्पॉट, जहाँ पे काफी सारा मैग्मा जो है सो नीचे से आके जमा हो चुका है, और इसके ऊपर से जब इंडियन प्लेट ऐसे मूव कर रहा होगा ना, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस क्रिएट कर दिया, है ना। और हॉटस्पॉट पे कैसा लावा होता है, बसाल्ट लावा होता है। तो इसकी वजह से डेक्कन ट्रैप का जो हमारा एरिया है डेक्कन रीजन का, वहाँ पे एक्सटेंसिव लावा फ्लो हो गया, और उसकी वजह से जो कि ये बसाल्टिक लावा है तो बहुत दूर में फैला होगा, बहुत दूर में लेयर बाय लेयर जो है ठंडा हो गया होगा। और ट्रैप का मतलब होता है स्टेयर, सीढ़ी, है ना, स्टेयर। इस वजह से लेयर्ड स्ट्रक्चर है पूरा लावा का वहाँ पे, तो उसी को हम लोग डेक्कन ट्रैप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे लोकेशन पूछा है ना, व्हाट वाज द लोकेशन, तो लिखो इंडियन प्लेट वाज लोकेटेड नियर द रीयूनियन हॉटस्पॉट, या फिर प्रेजेंट डे रीयूनियन आइलैंड, है ना, रीयूनियन आइलैंड के पास में था। ठीक है, और वहाँ पे हॉटस्पॉट की वजह से जो है फ्लड बसाल्ट का फ्लो हुआ और डेक्कन ट्रैप्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, समझ गए। चलो अब जो है कुछ 150 वर्ड्स के क्वेश्चन है। व्हाट आर द एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ द क्वांटिटेटिव ड्रिफ्ट थ्योरी। अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आए तो कितना खुशी होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल आसान हो गया है ना। ठीक है, जो लोग उस समय फर्स्ट क्लास से देख रहे हो तो बहुत आसान सवाल है, तो वही सपोर्ट में लिख देना है ना, कि एक तो कि जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स हैं, कोस्ट लाइंस हैं, उसका जिग्सॉ फिट का हो जाना, है ना। सभी ऐसा लगता है कि सभी आपस में एक दूसरे का हिस्सा ही था, है ना, जिग्सॉ फिट हो गया। फिर उसके बाद फोसिल्स के बारे में देखो, फिर उसका प्लेसर डिपॉजिट्स के बारे में देखो, फिर टिलिट्स के बारे में देखो, है ना, ऐसे करके लेमूर्स के बारे में एग्जांपल्स लिख सकते हो।
तो ये सभी एविडेंसेस हैं जो सजेस्ट करते हैं कि ड्रिफ्ट जो है हुआ है। ठीक है, ब्रेक अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये आपसे पूछ लिया कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है और जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है उसके बीच में क्या सभी डिफरेंसेस। तो देखो, ये तो ड्रिफ्ट थ्योरी है, उसमें ये तो सजेस्ट किया कि कॉन्टिनेंट्स जो है मूव करते हैं, लेकिन क्या प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो ये बोलता है कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं? बोलता है कि लिथोस्फीयर मूव कर रहा है, नॉट द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा जो हमें दिख रहा है। ओशन के बारे में तो ड्रिफ्ट थ्योरी कुछ नहीं बोला है ना, कि ओशन मूव कर रहा है या फिर चिपक रहा है, ऐसा तो नहीं बोला। बट प्लेट टेक्टोनिक्स टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, and plates are basically lithospheres, not the subcontinent. Lithosphere will consist of both continental plates as well as oceanic plates. पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस देखो कि रिगार्डिंग द फोर्सेस रिस्पांसिबल, है ना, जो ड्रिफ्ट होगा वो बोलेगा पोलर फ्लिंग फोर्स है प्लस टाइडल फोर्स है, बट प्लेट टेक्टोनिक्स विल डिस्कार्ड these forces and it will accept the your magma convective cell, है ना, from the earth's interior only these forces are arising and causing the movement of these plates। ये हो जाएगा। प्लस these are, यही सब मेन जो है सो डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे। बाकी जो ड्रिफ्ट थ्योरी है उसने इन सब चीजों को नहीं हाईलाइट कर पाया, नहीं बता पाया कि जो वॉल्केनिक आर्क्स है वो क्यों फॉर्मेशन हुए हैं, या फिर पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर क्यों है ना, इन सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। बट प्लेट टेक्टोनिक्स ने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। या फिर लोकेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स जो है वो वहां पे क्यों है, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन होता है प्लेट टेक्टोनिक्स। सो दीस आर बेसिकली डिफरेंसेस बिटवीन दीस टू थ्योरीज। ठीक है, what were the major post-drift discoveries that resonated the interest of scientists in the study of distribution of oceans and continents? Post-drift discoveries मतलब continental drift theory के बाद में ऐसे क्या सब discoveries हुए जिसकी वजह से साइंटिस्ट कम्युनिटी में ये बिलीव मतलब एक नया लाइन ऑफ थॉट आया कि नहीं, ये सब चीजें जो पहले से जो हम लोग सोच रहे थे कि ऐसा इस वजह से हो रहा होगा, एविडेंसेस कुछ और सजेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने और रिसर्च को बढ़ाया, है ना। तो सिल्क रोड स्प्रेडिंग का चर्चा कर दो यहाँ पे। जो भी एविडेंसेस सिल्क रोड स्प्रेडिंग में जो उन्होंने कलेक्ट किए, जैसे कि पहला एविडेंस कि ओशन इज डीपर नियर द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, नॉट इन द मिड ओशन। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव सी मिड ओशनिक रीजन्स, है ना, अक्रॉस ऑल ओशंस, है ना। तीसरा, वहां पे फीचर वॉल्केनोस का पाया जाना, है ना, ये सभी। और जो सबडक्शन जोन है जहाँ पे फ्रीक्वेंट आपको वॉल्केनिक आर्क्स और रिंग ऑफ फायर हुआ, इन सब चीजों को देख करके उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं, कुछ तो बात है जो हमें और भी डिटेल में पढ़ने की और समझने की जरूरत है। और फिर उसी लाइन ऑफ थॉट पे आगे चल के प्लेट टेक्टोनिक्स का जो है थ्योरी प्रोपाउंड किया गया। ठीक है, ये हो गया। हाँ, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है ना, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, एक बार पढ़ लो। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द डेक्कन ट्रैप्स, during the formation of the Deccan Traps, which are extensive volcanic rock formations, है ना। कैसा volcanic rock है? तो basaltic floor, याद रखना है, basalt, ठीक है, basalt। In India, the Indian landmass was situated much farther south than its current position। यानी कि इंडिया जो है किस उस समय कहाँ पे था? तो बिल्कुल साउदर्न हेमिस्फीयर में था। साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना। साउदर्न हेमिस्फीयर का मतलब जो है अर्थ जो है उसको 4 हेमिस्फीयर में बांटा गया है ना। जो इक्वेटर है उसके ऊपर में नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का साउदर्न हेमिस्फीयर, और जो आपको डेड लाइन है उसमें सॉरी जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसके ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसलिए हम लोग जो अमेरिका है या फिर यूरोप है उसको हम लोग कौन सा देश बोलते हैं? पश्चिमी देश बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया जो है सपोज कि अभी यहाँ पे है, दिस इज द रीजन वेयर इंडिया इज देयर, है ना। यानी कि इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। लेकिन जिस समय ये सब जो है आपका गोंडवाना लैंड है या फिर जो डेक्कन ट्रैप्स ये सब जो फॉर्मेशन हो रहा था उस समय ये सभी रीजन जो है सो साउदर्न हेमिस्फीयर में था, है ना। यानी कि इंडियन प्लेट हैज मूव्ड फ्रॉम द साउथ टुवर्ड्स द नॉर्थ, है ना। तो उसी मूवमेंट के क्रम में जो है एक रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से इंडिया गुजरेगा और नीचे से जो कि हॉटस्पॉट है तो वॉल्केनिक इरप्शंस करवा देगा, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस बनेगा and that will form your Deccan Traps। समझ में गए, है ना। As the Indian plate began to break away from the Gondwana, है ना। ये एग्जाम में पूछता है कि इंडियन प्लेट जो है सो कौन से मेजर प्लेट्स का हिस्सा था? तो गोंडवाना प्लेट का हिस्सा था। और गोंडवाना प्लेट नाम भी इस वजह से दिया गया है क्योंकि
सेंट्रल इंडिया में गोंड ट्राइब्स होते हैं, उन्हीं के नाम से गोंडवाना जो है सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का दूसरा जो हाफ था गोंडवाना लैंड उसको बोला जाता है ना, गोंड ट्राइब्स की वजह से। ठीक है, एंड मूव नॉर्थवर्ड है ना, यानी कि इंडियन प्लेट है सो ब्रेक अवे हुआ गोंडवाना से और नॉर्थवर्ड देखो नॉर्थवर्ड ऊपर की तरफ मूव किया। इट अंडरवेंट ए लॉन्ग जर्नी अक्रॉस द एंशिएंट टेथिस ओशन। टेथिस ओशन जो है बेसिकली क्या था, तो जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है उसके बीच का एक वाटर बॉडी था ना, उसको टेथिस सी बोलते हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि टेथिस सी का लोकेशन क्या था, कहाँ पे था, तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच का जो रीजन था, ओशन था, उसको टेथिस सी बोलते थे। क्या बोलते थे? टेथिस सी, टेथिस सी। ठीक है, अब क्या हुआ, इंडियन प्लेट जो है और ऊपर नॉर्थवर्ड मूवमेंट होगा तो टेथिस सी है सो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके जगह पे हिमालयास का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ गया? हिमालयास का फॉर्मेशन। By around 66 million years ago, the Indian plate had separated from Madagascar. Madagascar कहाँ पे है? तो आपको अफ्रीका के है ना पास में है ना, ऐसा छोटा सा दिखता होगा यहाँ पे, जैसे इंडिया के नीचे श्रीलंका होता है वैसे यहाँ पे मैडागास्कर है ना। तो मैडागास्कर के पास में था, वहां से सेपरेट होकर के एंड वाज मूविंग रैपिडली नॉर्थवर्ड टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट कहाँ पे है? तो ऊपर में जो है, तो यहाँ से इंडियन प्लेट सेपरेट होकर के नॉर्थवर्ड मूव करना शुरू कर देगा है ना। और इसके बीच का जो टेथिस सी है वो धीरे धीरे क्लोज होने लगेगा और फिर इसके बीच में है सो हिमालयास का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि हम लोग हिमालय जब पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे वहां पे है ना। During this northward movement, the Indian plate was still situated south of the equator, है ना, यानी कि इक्वेटर से साउथ में था। देखो साउथ में इक्वेटर से नीचे है। But it was in the process of colliding with the Eurasian plate, which eventually led to the closure of the Tethys Ocean, है ना। Tethys, अब देखो यूरेशियन प्लेट बिल्कुल ऐसा नहीं था कि बहुत ऊपर था, ये भी इसी के आसपास यहाँ पे था। तो जब कॉलिजन होगा तो टेथिस सी यहाँ से डिसअपियर होगा और किसी का इनिशिएशन हो जाएगा, हिमालयास का इनिशिएशन होगा। इंडियन सबकॉन्टिनेंट कॉलिजन with Asia. The Deccan Crabs were formed during a period of intense volcanic activity that occurred after the initial stages of India's collision with the Eurasian plate. This volcanic activity was associated with the eruption of large volumes of basaltic lava, which flowed out over a vast area covering much of what is now the Deccan Plateau region of India. यानी कि Deccan Plateau region में जो extensive magma का flow होगा उसको हम लोग Deccan Crab बोलेंगे। ठीक है, the lava flows that make up the Deccan Crabs are primarily composed of basalt, which is characteristic of hotspot related volcanic activity, है ना। basalt का इतना मैसिव लेवल पे अगर कहीं पे फ्लो होगा है ना, इस तरीके से फ्लड बसाल्ट बोलते हैं, वो हमेशा हॉटस्पॉट से ही रिलेटेड होता है। हॉट स्पॉट वोल्केनिज्म से रिलेटेड होता है। ठीक है, उस स्तर पे जिस तरीके से बसाल्ट का वहां पर लेयर पाया गया है वो किसी स्पोरेडिक वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से नहीं बनता है, वो एक्सटेंसिव जो फ्लो होगा उसकी वजह से होगा, तो हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म होगा। ठीक है, तो लोग क्लास ज्वाइन लेट किए हैं ना मेरा ये बैच में, वो आप शुरुआत से मेरा लेक्चर देख लेना, ये सब मैंने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा रखा है ना, वोल्केनोस के टाइप्स क्या है, हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, तो आपको और समझ में आ जाएगा। Basaltic lava is relatively fluid and can travel long distances before solidifying, leading to the extensive coverage of the Deccan Plateau by lava flows. And timing, उस समय क्या था, टाइम क्या था? The timing of the Deccan Crabs eruptions coincides with the movement of the Indian plate over the reunion hotspots. यानी कि जो टाइमिंग जो कैलकुलेट किया गया और इंडिया का जिस तरीके से प्लेट का डिसएसोसिएशन हुआ अफ्रीकन प्लेट से और जो जर्नी उसका रहा अभी तक का, तो टाइम को जब कैलकुलेट किया गया तो ऐसा माना गया कि जियोलॉजिकली इंडियन प्लेट वाज ओवर द प्रेजेंट रीयूनियन आइलैंड और वहां पे एक हॉटस्पॉट है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बेसाल्टिक लावा फ्लो हो गया और डेक्कन क्रैब्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये हो गया। As the Indian plate moved northward, it passed over the hotspot, leading to the episodic eruption of lava flows that ultimately formed the Deccan Crabs. ठीक है, समझ में गया? तो ये इतना सिंपलीफाइड वे में आपको एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट अगर ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछे है ना, तो आई होप कि आपके पास सफिशिएंट आंसर लिखने के लिए पॉइंट्स होंगे। ठीक है,
कहाँ गया वो सवाल? ये What was the location of the Indian landmass during the formation of the Deccan Traps? अब समझ में आ गया, आंसर लिख दोगे। तो इसको जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी से आप लोग लिख के प्रैक्टिस करके रखना। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग मिलेंगे तो देखते हैं आप लोग कैसे आंसर लिखते हो, कैसे पॉइंट्स लिख पाते हो, तो चेक करके बता देंगे तो आपका वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी इस क्लास को आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है बेसिकली जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, विदरिंग, ये सब स्टार्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो रिफ्टिंग हो रहा है ना, वो रिफ्टिंग की वजह से हो रहा है ना। जहाँ भी कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स पे अगर रिफ्ट है दैट मींस कि उसके नीचे है से डाइवर्जेंस हो रहा है। ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना है तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं आप। चलो फिर आप लोग भी आंसर लिखना और प्रैक्टिस करना उसमें। चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस क्लास। ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं।